हेलो दोस्तों, आपने ग्रेविटी चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन क्या आप एग्ज़ाम के लिए 100% तैयार हैं? आज का यह वीडियो आपका असली ग्रेविटी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 सॉलिड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपने इन 40 क्वेश्चन को कर लिया तो समझ लीजिए ग्रेविटी चैप्टर से आपके भी नंबर नहीं कटने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में है न्यूटन मीटर पर केजी, ऑप्शन बी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी में है न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? बी। ये कैसे होता है देखिए, चूँकि F बराबर क्या होता है? G होता है, G इंटू M1 इंटू M2 बट्टे में क्या होता है? R स्क्वायर होता है। अब हमें G का क्या करना है? यूनिट निकालना है, तो G को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, इंटू में R स्क्वायर हो जाएगा, ये बट्टे में चले आएगा। क्या कर लेंगे? M1 इंटू M2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? न्यूटन का क्या, यानी बॉल का क्या होता है? यूनिट, तो न्यूटन होता है। और हमारा आर क्या है? दूरी है, तो दूरी का क्या होता है? मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। आई एम क्या है? M1 जो है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और M2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी मास को हम किस में नापते हैं लोग? केजी में, तो लिख देंगे केजी इंटू केजी। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। यही ना हमारा बी नंबर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस को दुगुना यानी डबल कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल यानी हमारा जो फोर्स है कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए में है दुगुना, ऑप्शन बी में है आधा, ऑप्शन सी में है चौथाई, ऑप्शन डी में है 4 गुना। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी क्या कर रहा है? दुगुनी, यानी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए, यानी आर को हमें क्या करना है? दुगुनी करना है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। ये कैसे होगा देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं एफ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? M1 इंटू M2 के होता है, और एफ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/r स्क्वायर के। तो कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुनी करना है, यानी हम लोग क्या करना है? आर को दुगुनी करना है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? 1/2r के स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4r स्क्वायर हो गया, यानी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1/4 आ गया। देखिए ये क्या हो गया? 1/4, यही ना हमारा है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर पर किसी वस्तु का भार वेट कितना होता है? तो कितना होता है देखिए, ऑप्शन ए में दिया है अनंत यानी इनफाइनाइट, ऑप्शन बी में है पृथ्वी की सतह के बराबर, ऑप्शन सी में है शून्य यानी 0, और डी में है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये कैसे होगा देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी होता है, यानी m इंटू जी होता है। कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं जब केंद्र पर जी का वैल्यू कितना होता है? केंद्र पर जो जी का वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में हम लोग जी का जो मान रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा? W = 0 कर देगा। मान लीजिए हमारा मास कुछ भी है, x मान लेते हैं, और ग्रेविटी यानी 0 हो गया, जी का वैल्यू क्या है? 0, तो 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0 नहीं आ गया, तो यानी W = क्या हो गया? 0, यानी हमारा भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है ध्रुवों पर, ऑप्शन बी में है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी में है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी में है अंतरिक्ष में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुवों पर। ये कैसे होता है देखिए, चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है G = कैपिटल G इंटू M बट्टे में क्या होता है? R स्क्वायर होता है। इसका अर्थ हुआ R का यदि मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, तो G का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यदि R का वैल्यू कम होगा तो G का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो ध्रुवों पर क्या है?
आर का वैल्यू कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर जी का मान क्या है, अधिक आ जाता है। चूँकि यानी हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ी चपटी है, इसीलिए वहाँ आर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमारा जी का वैल्यू क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो यानी जी का जब वैल्यू अधिक होगा तो ध्रुवों पर न सबसे अधिक होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास जो है पृथ्वी पर 10 kg है, यानी चंद्रमा यानी मून पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 10/6 kg, ऑप्शन बी में दिया है 60 kg, ऑप्शन सी में दिया है 10 kg और ऑप्शन डी में है 0। तक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हमारा 10 kg है, तो चांद पर क्या हो जाएगा द्रव्यमान, तो चांद पर हमारा द्रव्यमान 10 kg ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अगर वहीं भार रहता तब क्या हो जाता, चांद पर 10/6 हो जाता, लेकिन ये दे रहा है द्रव्यमान यानी मास क्या होगा। तो मास तो आप कहीं भी लेके जाइएगा चेंज नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, मास हमारा चेंज नहीं होता है, लेकिन भार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो द्रव्यमान चांद पर क्या होगा, 10 kg ही होगा। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है अनंत, ऑप्शन डी में दिया है प्रारंभिक वेग के बराबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 0। चूँकि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो एक समय ऐसा आता है जहाँ उसका वेग क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी पृथ्वी क्या करती है, उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, उसे अपने केंद्र की ओर खींचता है। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, जहाँ एम क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर क्या है, त्रिज्या है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है ए जी इक्वल टू जी बट्टे में क्या होता है, mr², और बी में दिया है जी इक्वल टू जी इंटू एम बट्टे में क्या है, r² है, और ऑप्शन सी में दिया है जी इक्वल टू जी इंटू m² बट्टे r, ऑप्शन डी में दिया है जी इंटू एम इंटू r²। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, gm बट्टे में क्या होता है, r² होता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जी इक्वल टू होता है gm बट्टे में r²। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुक्त पतन यानी फ्री फॉल में गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए में दिया है बढ़ती है, ऑप्शन बी में है घटती है, ऑप्शन सी में अचर यानी कांस्टेंट, ऑप्शन डी में है पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अचर यानी कांस्टेंट रहता है। अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी की सतह पर कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 11.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में है 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी जब किसी वस्तु के 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटी है गुरुत्वाकर्षण को भेद कर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसका वी स्कोप होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वी स्कोप वेलोसिटी का √2gr होता है। ये हमारा क्या होता है, पलायन वेग का फॉर्मूला होता है। समझ गए आप लोग। तो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कह रहा है घट जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी कह रहा है कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी बढ़ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भारी वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करने पर उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए में है आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी में है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी में है 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी में है 1/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² होता है, जहाँ r क्या है, दूरी है। तो कह रहे हैं दो भारी वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करने पर, तो हम इसको लिख सकते हैं, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, अब दूरी को कह रहा है आधा करने के लिए, तो क्या करेंगे r/2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r² में 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/r²। तो इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 दे रहे हैं, f इक्वल टू में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/, में क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 × f हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर से ऊपर जाने पर या गहरे कुएं में नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए में ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है। ऑप्शन बी में दोनों ही स्थितियों में घटता है। ऑप्शन सी में दोनों ही स्थितियों में बढ़ता है। ऑप्शन डी में है अपरिवर्तित रहता है। कहने का अर्थ है जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस यानी त्रिज्या बढ़ेगा। जब त्रिज्या बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही स्थितियों में घटता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। ऑप्शन ए में भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी में द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार वहीं रहेगा। ऑप्शन सी में भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन डी में दोनों में से कोई नहीं बदलेगा। तो देखिए कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो यही हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले आते हैं तो उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान आप कहीं पर ले जाइएगा तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी में कह रहा है द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, यानी सी भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी में कह रहा है दोनों में से कोई नहीं बदलेगा। तो ये तो भार तो बदल जाएगा, चूंकि मास नहीं बदलेगा परंतु भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। ऑप्शन ए में सर आइजक न्यूटन, नहीं इन्होंने नहीं किए थे। ऑप्शन बी में है अल्बर्ट आइंस्टीन, नहीं ये भी नहीं किए थे। ऑप्शन सी में हेनरी कैवेंडिश, यही क्या हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किए थे, सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान इन्होंने ही ज्ञात किए थे। गैलीलियो नहीं, ये भी नहीं होंगे, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी पिंड का कृत्रिम उपग्रह के अंदर भार कितना होता है। ऑप्शन ए में पृथ्वी पर उसके भार से अधिक, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 0, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कह रहा है पृथ्वी पर उसके भार से आधा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन डी अनंत, ये नहीं ये भी नहीं होगा। इसमें सॉरी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होता है, 0 होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। ऑप्शन ए में है अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी में है रिपल्सिव, ऑप्शन सी में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, ऑप्शन डी में है एक घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी अट्रैक्टिव। ये क्या करता है, दो पिंडों के बीच हमेशा क्या करता है, आकर्षण करता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्टिव करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ मापा जाएगा। ऑप्शन ए में है पहाड़ की चोटी पर, ऑप्शन बी में है समुद्र तल पर ध्रुवों के पास, ऑप्शन सी में है भूमध्य रेखा पर समुद्र तल पर, ऑप्शन डी में एक उड़ते हुए हवाई जहाज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र तल पर ध्रुवों के पास, क्योंकि जी इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जी इंटू एम बट्टे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और हम लोग जानते हैं जब आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, और आर का मान घटेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जी और आर में क्या संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो समुद्र तल पर ध्रुवों के पास, यानी ध्रुवों के पास जब हम लोग जाते हैं तो आर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जब आर का मान कम हो जाएगा तो क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, और जब जी का मान बढ़ेगा तो भार क्या हो जाएगा, भार इक्वल टू होता है एम इंटू जी होता है। यानी जब जी का मान बढ़ेगा तो जी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, भार का मान बढ़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र तल पर ध्रुवों के पास। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मार्ग में यदि कोई माध्यम जैसे पानी या हवा रख दिया जाए तो बल पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए में कह रहा है बल घट जाएगा, ऑप्शन बी में कह रहा है बल बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी में कह रहा है बल 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी में कह रहा है बल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये क्या करता है, बल जो हमारा होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू M1 इंटू M2 बट्टे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, उसके मार्ग में आप माध्यम पर, चूंकि हमारा एफ क्या है, माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एम मास है, ये भी क्या है, मास है। और आर क्या है, दूरी है। यानी यहाँ पे माध्यम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या होगा, बल में कोई बदलाव नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे माध्यम रहता फॉर्मूला में कोई भी, तब ना बल में अंतर आता। चूंकि माध्यम नहीं है तो क्या हो जाएगा, बल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में कौन सा त्वरण कार्य करता है। ऑप्शन ए में रैखिक त्वरण, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में कोणीय त्वरण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण का काम करता है। ऑप्शन डी में शून्य त्वरण, ये तो नहीं होगा। क्योंकि जी क्या करती है, पृथ्वी का त्वरण जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ऊपर से गिरती हुई वस्तु में कौन सा त्वरण कार्य करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है न्यूटन के गति के नियम। ऑप्शन बी में है केपलर के नियम। ऑप्शन सी में है गैलीलियो के नियम। ऑप्शन डी में है पास्कल के नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केपलर के नियम। क्योंकि केपलर ने ही ग्रहों के गति के 3 नियम दिए थे। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केपलर के नियम, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन ए में है 1:2। ऑप्शन बी में है 2:1। ऑप्शन सी में है 1:1, यानी समान। ऑप्शन डी में है 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1:1 होता है। ये क्या होता है, समान होता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का दुगुना हो जाए परंतु द्रव्यमान समान रहे तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होगा। तो क्या होगा, चूंकि हम लोग जी इक्वल टू पढ़े हैं लोग, जी इंटू एम बट्टे में क्या है, आर स्क्वायर है। जहाँ जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लोग बोलते हैं जी को। और एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का क्या है, त्रिज्या है। तो कह रहा है व्यास का दुगुना कर दिया जाए। तो देखिए व्यास को दुगुना करेंगे तो हमारा त्रिज्या भी दुगुनी हो जाएगी। जब त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो कह रहा है, तब देखिए इसको कर रहे हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू हम लिखा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा G इंटू एम बट्टे में क्या हो जाएगा, 2r² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा G इंटू एम बट्टे में क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, G1 इक्वल टू क्या कर देंगे इसको, ये हो गया Gm1 बट्टे में क्या है, r² है। इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, इसके बदले में हम लिख सकते हैं G, चूँकि फार्मूला G इक्वल टू क्या होता है, G इंटू एम बट्टे में क्या होता है, r² होता है। ये लिख दिए। और जो हमारा ये 4 आया है तो इसको हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए G इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 आ गया, 1/4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 1/2 गुना। ऑप्शन बी में है 1/4 गुना। ऑप्शन सी में 1/6 गुना। ऑप्शन डी में है 6 गुना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा ऑप्शन सी, यानी होता है 1/6 गुना होता है। समझ गए आप लोग। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, मान लीजिए मेरा द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, पृथ्वी पर मेरा द्रव्यमान है 36 kg। और कह रहा है पृथ्वी पर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा भार क्या होगा। तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कीजिए और बताइए कमेंट में क्या होगा मेरा भार पृथ्वी पर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि हमारा पृथ्वी पर क्या है, मास दिया है 36 kg दिया है, तो पृथ्वी पर हम लोग भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भार निकालेंगे तो 36 में यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि हमारा जी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम क्या ले रहे हैं, जी इक्वल टू 10 ले रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 न्यूटन हो जाएगा। चूँकि हम ये इसको क्या निकाले हैं, भार निकाले। ये हमारा क्या है, भार है पृथ्वी पर। अब हमें क्या निकालना है, चांद पर भार निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1/6 होता है पृथ्वी का, तो 360। अब बटे में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6×6 के 36 होता है, यानी 60 न्यूटन हमारा भार हो जाएगा। चूँकि भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। भार भी एक प्रकार का क्या है, बल ही है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, भार का SI यूनिट न्यूटन होता है। तो चांद पर हमारा भार क्या हो जाएगा,
60 न्यूटन हो जाएगा। समझ गए? चूँकि द्रव्यमान अगर रहेगा, द्रव्यमान पूछेगा चांद पर क्या होगा, तो हमारा 36 kg होगा। चूँकि द्रव्यमान कहीं भी ले जाइएगा नहीं चेंज होगा, परंतु भार जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर हमारा भार कितना निकला था, 360 न्यूटन। अब वहीं हम चांद पर गए तो हमारा भार क्या हो गया, 60 न्यूटन। समझ गए आप लोग? ये बहुत ईजी होता है। आप लोग क्वेश्चन 1-2 बनाइएगा, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी में दिया है रेखीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी में दिया है कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी में दिया है द्रव्यमान संरक्षण। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ये हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का वास्तविक मान कितना होता है? तो जी का वास्तविक मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, पलायन वेग का होता है। और ये जो दिया है ये तो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा किसका वैल्यू है, जी का वैल्यू है। और ये क्या है, एस्केप पलायन वेग, यानी हमारा क्या होता है, ये पलायन वेग का हो गया हमारा मान, पलायन लिख दे रहे हैं, पलायन वेग का ये वैल्यू है। और ये जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस में नहीं रहता है, यानी ये हमारा गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ गए आप लोग? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार पर क्या असर पड़ेगा? चूँकि हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है। अगर g का वैल्यू हम क्या करें, शून्य ले रहे हैं, कह रहा है अगर g का वैल्यू शून्य हो जाए, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल शून्य कह रहा है, यानी g का वैल्यू हम शून्य ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी भार तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन ए में कह रहा है द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे। द्रव्यमान शून्य नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान तो शून्य होगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। ऑप्शन सी कह रहा है भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार शून्य हो जाएगा। देखिए हम भार निकालें, ये क्या हो गया, शून्य हो गया, परंतु द्रव्यमान जो हमारा है वो वहीं रहेगा क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है कहीं भी, और द्रव्यमान का जो वैल्यू होता है 0 कभी नहीं होता है। समझ गए आप लोग? ऑप्शन डी में कह रहा है दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो हमारा भार जो होता है ये हमारा जी पर निर्भर रहता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है, और कह रहा है उसको कहाँ ले जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर ले जा रहे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, यानी जी का मान क्या होगा, ये बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारा आर जो होता है वो क्या होता है, घटता है। जैसे जी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है जी इंटू एम बट्टे में आर स्क्वायर, इसका अर्थ क्या होगा, आर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, यदि आर घटेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जी का मान हमारा बढ़ रहा है, कैसे, क्योंकि हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आर का मान क्या होगा, घटेगा, घटेगा। जब आर का मान घटेगा तो हमारा जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह रहा है किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार घटता है, नहीं, भार क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। तो समझ गए आप लोग, यानी आर का मान जब घटेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहाँ होगा, किसी वस्तु के भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जा रहे हैं तो ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान हमारा बढ़ जाएगा। जब जी का मान बढ़ेगा तो भार हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो यानी भार क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि किसी वस्तु को दुगुने द्रव्यमान के साथ फेंका जाए तो उसका पलायन वेग कितना होगा? चूँकि हम लोग जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है, 2gr होता है। यहाँ पे आप लोगों को मास दिख रहा है कहीं भी, यहाँ पे हमारा मास नहीं दिख रहा है। चूँकि यहाँ पे मास रहता अंदर तो क्या होता, मास अगर अंदर रहता तो हमारा एस्केप वेलोसिटी का मान बढ़ जाता।
यदि मास रहता तो क्या हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता। अगर वहीं बट्टे में m रहता तो क्या हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी का यानी पलायन वेग का मान क्या हो जाता, घट जाता। चूंकि यहाँ पे मास का जिक्र नहीं है, यानी ये मास पर क्या है, निर्भर नहीं है, तो कह रहा है पलायन वेग कितना होगा, तो यानी हमारा पलायन वेग क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। चूंकि ये मास पर क्या होता है, निर्भर नहीं होता है, ये मास पर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो कोनों के बीच की दूरी को स्थिर रखकर उनके द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, कितना गुना हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के। तो कह रहा है दो कोनों के बीच की दूरी को स्थिर रखकर उनके द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। चूंकि हम लोगों को r को छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दुगुना कर दिए मास को, तो ये होगा m1, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, दोनों मास को दुगुना ना करेंगे तो ये हो जाएगा 2m2। तो इसको क्या हो जाएगा, F हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4m1 इंटू m2 हो जाएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 4 हो लिख देंगे, m1 इंटू m2 क्या होता है, F होता है, F1 लिख दिए, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी क्या है, हमारा ऑप्शन बी में है 4 गुना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दुगुना तो होगा नहीं, आधा तो होगा नहीं, 8 गुना भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मांड का सबसे कमजोर मूल बल है। तो आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये सबसे कमजोर बल है, परंतु इसका रेंज जो होता है सबसे अधिक होता है। रेंज क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यह बहुत दूर से काम कर लेता है। रेंज क्या होता है, अधिक होता है। और इसका बल जो है, ये बल, ये कैसा बल है, कमजोर बल है, तो ये लिख देंगे, ये क्या है, बल जो है कमजोर है। समझ गए आप लोग, यानी ये कौन है, कमजोर नाभिकीय बल तो होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ब्रह्मांड का सबसे कमजोर मूल बल है, समझ गए, परंतु इसका रेंज जो होता है सबसे अधिक होता है।